जी जी, बताइए। जी मैम, सर से बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि केस आपने खुद से ही लिखे आना है कोई, तो मुझे ठीक है, रिकॉल चलें, से ठीक है, केस वॉट हुआ एवर, था। वो ठीक है, वो आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, वो तो कोई, उससे कोई मसला नहीं है। जी बताइए नहीं, आमना। अगर आप कोई सिनेरियो स्टार्ट करना आपके चाह जहन में रही हैं है तो। कोई सिनेरियो? मैम, रिकॉल्स आपके में आया जहन जो में? लास्ट जी ईयर का। जी जी, लास्ट ईयर के रिकॉल्स में एक सिनेरियो आया हुआ है। जी जी, एच बताइए। आई वी एच आई वी नेगेटिव फीमेल एंड एच आई वी पॉजिटिव मेल, बेटा थोड़ा सा जरा डिस्कॉर्डेंट ऊंची कपल। आवाज में बोलें। यस मैम। HIV नेगेटिव फीमेल। मैरिड टू एच आई वी पॉजिटिव मेल, सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल, ठीक है। came for एंड pre-conceptual counseling. शी इज मैरिड फॉर हाउ मेनी इयर्स? Married for 1 year, came for pre-conceptual counseling. They're keen to conceive. Like it's a हम्म, simple case. Start से शुरू करना. ठीक है। बेसिकली ये ज्यादा चैलेंजिंग केसेस होते हैं एज कंपेयर टू एन HIV पॉजिटिव फीमेल, क्योंकि हम जाहिर है इसमें कंसेप्शन, प्री कंसेप्शन, ये सारी चीजें इसमें हम कवर करते हैं। और लेकिन ये है कि जहाँ पे सीरो डिस्कॉर्डेंट वो होते हैं, जिसमें इवन में फीमेल पॉजिटिव भी हो सकती है, मेल नेगेटिव भी हो सकता है, और वाइस वर्सा, जैसा कि इस केस में है। तो इसमें प्री कंसेप्शन काउंसलिंग में फिर आप क्या क्या, इसमें क्या आप शुरू कैसे करोगे? बेसिकली मैम उससे हम पहले आपको जो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग है, उससे पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हाँ जी। रिलेटेड विद द कपल्स देमसेल्व्स। ठीक Yes, है। ma'am. First of all, I will introduce myself to the patient, and then I will ask about the status of the HIV viral load of the male, and if हाँ he has ever taken any treatment, if he's on ART or not, highly active antiretroviral therapy or not, and हाँ his present CD4 count, हाँ, and if they ठीक। ever tried to conceive, and the uh, like why they haven't conceived till now. Was it a हाँ, planned gap or not? ठीक है, बिकॉज दे आर मैरिड फॉर 1 ईयर। ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। And then I will ask about the like I will counsel the female that there is a chance of pregnancy. They are like they can conceive spontaneously if the fertility profile is normal. इसमें हाँ दो कंसर्न्स आ जाएंगे ना कि उनकी फर्टिलिटी इश्यूज तो नहीं है, मैरिड फॉर वन हाँ, ईयर भी हैं, और अगर वो ठीक खुद है। ही प्लान्ड कंट्रासेप्शन पे हैं तो फिर हम हाँ उनको काउंसल करेंगे हाँ, कि फीमेल जो है वो अगर दो कंडीशंस हो जाएंगे उसमें, अगर मेल हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पे है और उसका वायरल काउंट जो है लेस देन 50 है, एस्टैब्लिश हाँ सस्टेन्ड लो वायरल काउंट है उनका, और सीडी हाँ वायरल लोड जो है वो लो है लास्ट 6 मंथ से, तो फिर हाँ स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान जो है वो उनको अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के लिए काउंसिल किया जा सकता हाँ है विद हाँ, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस टू द वुमेन। ठीक है। जस्ट एक्सप्लेन, देखें, ये तो आपने इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं ना, बाकी मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हम बाद में करेंगे। ये सारी चीजें जो जी है ये फिर काउंसलिंग का हिस्सा होंगी, बट बिफोर काउंसलिंग यू नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन, जिसमें से आपने हमें कुछ बता दी। एक मिनट बेटा, जरा वेट कीजिए। हेलो, 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 वास्टम जी। मैं जरा घंटे बाद फोन करती हूँ, जरा अभी मैं क्लास में हूँ। ठीक है। अच्छा जी। तो अभी हमने, मैम हमें इसमें इंफॉर्मेशन आपने थोड़ी सी दी जो कि मेल से रिलेटेड है। तो उसमें जी उसका फीमेल का एक्चुअल एचआईवी जो स्टेटस इज सीरोलॉजिकल देखिए। स्टेटस है वो आप बताना चाह रहे हो कि वो आप उसका डिटरमिन करोगे। एंड व्हाट एल्स? अभी ये इंफॉर्मेशन है, अभी ये काउंसलिंग आपकी शुरू नहीं हुई। ठीक है। काउंसलिंग और इसमें अभी उसमें व्हाट स्ट्रेटजीज यू कैन प्रैक्टिस ऑन दैट कपल, वो फिर एक वो भी एक उसके बाद एक उसका एक सेगमेंट होगा। एंड व्हाट आर द बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दोज स्ट्रेटजीज। तो अभी यस इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हमें कुछ और चीजें चाहिए या नहीं चाहिए?
पहले कोई STIs की हिस्ट्री कुछ नहीं है फीमेल जी से, और फीमेल का बेटा जरा HIV। ऊंचा बोलिए, आपकी आवाज लो है। मैम फीमेल का HIV स्टेटस कि वो कब हुआ है और अभी रिपीट करने की जरूरत है या नहीं, और प्लस ठीक है। STI स्क्रीनिंग हम करेंगे हाँ क्योंकि शी इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग अदर STIs ठीक। एंड और हर इवन इफ शी इज करंट। नेगेटिव फिर भी आप STS स्क्रीनिंग करोगे, क्योंकि आपको HIV यस स्टेटस मैम, तो दिया हुआ है ना कि शी इज नेगेटिव फॉर HIV। यस मैम, हम HIV स्टेटस देखेंगे कि वो कब हुआ है। इफ अच्छा शी इज ठीक है। नेगेटिव तो भी मैरिड फॉर 1 ईयर तो है ना। ओके। और ठीक। STI स्क्रीनिंग तो इफ द मेल इज HIV पॉजिटिव तो STI स्क्रीनिंग करनी चाहिए। हाँ अच्छा। और And viral markers, Hep C, V, and hepatitis B surface antigen, because हाँ co-infection with HCV is more dangerous. हाँ। और इसके अलावा मैम ये हम इसको स्टार्ट में काउंसलिंग में, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में ये सारी चीजें एस्टेब्लिश करके फिर उसको प्लान ऑफ हाँ मैनेजमेंट देंगे। बेसिकली जब आप किसी को इसमें अगर और कोई अपनी राय देना चाहे तो दे सकता है, बिफोर वी फाइनली कमेंट ऑन इट। कोई भी और हमारे ऑडियंस में से कोई भी और जो इसमें कोई अपना इनपुट देना चाह रहा हो। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वेस्टर्न। मैडम हिस्ट्री तो स्टार्ट अगर हस्बैंड उनके HIV पॉजिटिव है, सिंस हाउ लॉन्ग ही इज HIV पॉजिटिव, व्हाट ट्रीटमेंट ही हाँ इज टेकिंग, हाँ complying to her medications. Currently he is suffering from any infection like UTIs, STIs, and हाँ screening was done or not. और इसके हाँ अलावा मैडम इनकी फर्टिलिटी कंसर्न, क्योंकि अगर ये तो HIV की अकॉर्डिंगली इसकी हिस्ट्री है, उसके अलावा हाँ फर्टिलिटी कंसर्न भी है पेशेंट का, और 1 ईयर हो चुका है, तो फर्टिलिटी की हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है कि हाँ उनके जो हस्बैंड है उनकी एज, ऑक्यूपेशनल, एनी एडिक्शन, any drug हाँ beside the antiretroviral therapy he's taking, like हाँ antidepressants or anabolic steroids, it हाँ surgery, any hernial surgery, bladder surgery, any हाँ infection in the हाँ in the childhood, or his हाँ any comorbidities like diabetes, any hypertensive हाँ disorder, and their and coital history is very important. Their हाँ coital history, so what contraception is using during the हाँ। coitus, because patient is negative and husband is positive, ओके। and the coital frequency, any problem during the coitus, and the female history is very important, where fertility concerns के हवाले से उसकी ovulation ठीक है, like हाँ she is menstruating normally or not, she has any problem with हाँ menstruation like dysmenorrhea or हाँ intramenstrual bleeding, post coital, and हाँ pap smearing contraception was using, जैसे कि मैंने कहा कि उसमें कॉन्डम वगैरह आ गया, हाँ अगर she is हाँ using. And then हाँ। associated ovulatory problem like PCOS, to rule out the PCOS, and हाँ thyroid, to rule out the thyroid problems, and the यानी आप जो hyperprolactinemia. इनफर्टिलिटी के बाकी बाकी जो इनफर्टिलिटी के जो बाकी हिस्ट्री पॉइंट्स हैं, बेसिकली यू विल लुक इनटू दैट, Yes, because yes, you madam. cannot skip it, because the married couple is married for last 1 year, and you have to probe into that whether they have been trying it without any contraception or not। ये बहुत important चीज है। और बहुत important चीज ये है कि हस्बैंड का मजीद डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। और उसका ये कि फॉर हाउ लॉन्ग द हस्बैंड इज बीइंग लेबल्ड एज पॉजिटिव, क्या मैरिज से पहले उस ही वाज पॉजिटिव और नॉट, या उसके बाद इंसिडेंटल फाइंडिंग पे या फॉर एनी अदर रीजन स्क्रीनिंग पे पता चला। फिर उसके बाद कब से उसका डायग्नोसिस हुआ, डायग्नोसिस के बाद उसकी ट्रीटमेंट कब से शुरू हुई, व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, व्हाट आर द स्क्रीनिंग, या उसकी जो मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो क्या हैं, व्हाट इज द करंट स्टेटस नाउ। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि काउंसलिंग में जब आप उसको बताओगे, डिफरेंट मैथडोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, तो उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी। एंड मोर ओवर द हस्बैंड इज पॉजिटिव, सो यू हैव टू गो फॉर द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कि उसमें हस्बैंड के आगे से कुछ उसमें ऐसा कोई इसके हाई रिस्क बिहेवियर्स तो नहीं है। डेफिनेटली उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स, उसमें मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, उसमें जो बाकी एनी सर्जरी मैडम प्री।
हस्बैंड की सर्जिकल हिस्ट्री भी इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि HIV उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या इंजेक्शंस की या कोई हिस्ट्री की, क्योंकि हो सकता है उसमें हाई रिस्क बिहेवियर ना हो और ये एक्सीडेंटली उसको वो कंटेमिनेशन हुई और उसके बाद वो इन्फेक्ट हो गया हस्बैंड। तो ये सारी चीजें यानी जो बेसिकली रीजन है, रीजन फॉर बीइंग इन्फेक्टेड, वो भी आपने देखनी है। और ये सारी चीजें तो क्योंकि उसमें उसमें फिर आप बेसिकली जो बहुत सारी चीजें हैं ये इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करेंगी, जो बिहेवियरल मैम एडेप्टेशन। कांटेक्ट ट्रेसिंग, हाँ सॉरी, जी, कांटेक्ट ट्रेसिंग हमारी मैनेजमेंट को चेंज करेगी? नहीं उसमें बेसिकली ये बिहेवियरल एडेप्टेशंस में आ जाती हैं। फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब कि इफ द हस्बैंड इज इन्वॉल्व्ड इन अदर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स देन डेफिनेटली दिस, जो उसके आगे जो बाकी जो हैं उसमें दे ऑल कैन बी बिकम पॉजिटिव। हस्बैंड उसका रिस्पॉन्सिबल हो सकता है या जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है बेसिकली टू आइडेंटिफाई द अदर पॉजिटिव केसेस, भी उसमें एक कम्युनिटी थ्रेट हो जाता है ना। दिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में हमेशा कम्युनिटी थ्रेट्स होते हैं, हेल्थ थ्रेट्स होते हैं। तो कॉन्टैक्ट मैम ट्रेसिंग करने करंट के बाद कपल, चाहे पेशेंट की मैनेजमेंट में फर्क ना पड़े, लेकिन वो जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनको ट्रेस करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको नोटिफाई करना और उनको ट्रीट करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है इन केसेस ऑफ HIV। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यानी सपोज यस मैम, husband is involved in some extramarital relationships, maybe 2-3 girlfriends, you have to identify those people and you have to screen them as well. अभी तो हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई हमने करना होता है, जो उसकी ट्रेसिंग का मतलब ये होता है इन कम्युनिकेबल डिजीजेस के हम उन कॉन्टैक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करें, उनको भी चेक करें, उनकी भी पॉजिटिविटी को आइडेंटिफाई करें और फिर उनको ट्रीटमेंट ऑफर करें और उनकी इसकी नोटिफिकेशन होती है। दिस इज अ नोटिफाइबल डिजीज जिसमें आपको हेल्थ अथॉरिटीज को नोटिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीजें ओके मैम, हमारे पास HIV की नोटिफिकेशन के लिए हैं कम्युनिटीज, हाँ जी लाइक हम बिल्कुल है। सपोर्ट ग्रुप्स तो हैं? इसमें HIV एड्स के सेंटर्स होते हैं विच प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट। जो कि बेटा थोड़ा सा अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो उसमें उसके सेंटर्स होते हैं, वहां पे उसको नोटिफाई करना जरूरी होता है, बिकॉज एज यू ऑल नो दिस इज नॉट अ ट्रीटेबल रीजन, यू जस्ट कंटिन्यू विद द एंटीवायरल थेरेपीज और लाइफ लॉन्ग होती है। और उसमें आपने जो बाकी चूंकि कम्युनिकेबल है, इस वजह से आपने पेशेंट की एजुकेशन, उनकी मॉनिटरिंग, उनकी जो ट्रीटमेंट्स की को जो एडहेयर करने वाली चीजें हैं, ये सब की सब उसमें हमने जो है वो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो इसलिए ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं सब। क्योंकि बेसिकली जो इवन अगर ये ना भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में फर्ज किया तो पेशेंट को कोई ऐसा बिहेवियरल ऐसा मसला नहीं है एंड वी फेल टू रिकॉग्नाइज एनी कॉज या एनी कॉन्टैक्ट या एनी सोर्स, तो उसमें उसके वर्क प्लेस एरियाज पे जो बाकी लोग हैं हु आर लिविंग विद देम, क्योंकि इसमें देखो वायरस तो सिक्रीट होता है सारी सिक्रीशंस के साथ, सेलाइवा है, ब्लड है, सीमन है और इवन टीयर्स, ये सब सारी सिक्रीशन में, बॉडी फ्लूइड सारों में ही होता है। So the people with whom they are working at their workplace, and sometimes they can share their glasses, spoons, plates, बाज दफा खाना मिलके खा रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता। तो उसमें उनकी भी फिर जो है वो आपने जो है वो स्क्रीनिंग टू बी ऑन सेफर साइड कर देनी होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक पूरा फिर आपने नेटवर्क एक आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, चलिए। और इसमें एक तो आपने जो फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं उनको आपने प्रोव करना है, क्योंकि अभी तक तो वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग द हस्बैंड हैज बीन आइडेंटिफाइड टू बी पॉजिटिव। अगर रिसेंटली हुआ है तो इसका मतलब है कि अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस फॉर द लास्ट 1 ईयर, और अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस फॉर द लास्ट 1 ईयर अगर है तो उसमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई,
डेफिनेटली उसमें फिर हमें कुछ जो बाकी जो नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग है वो तो हम कर सकते हैं, उनकी हिस्ट्री पॉइंट्स देख सकते हैं, या उसमें हम बाकी इन्वेस्टिगेशन उस हिसाब से कर सकते हैं. बट if the husband has been found to be positive since the time of marriage, so probably they are practicing some barrier methods, जो कि अमूमन इसमें पेशेंट को पता ही होता है जो पॉजिटिव है. तो उस सूरत में डेफिनेटली हमें प्रेगनेंसी ना होने की वजह समझ में आती है. तो लेकिन उसकी जो फिजिबिलिटी या जो उसकी जो है उसमें टू बिकम प्रेग्नेंट, उसमें भी आपने उसकी रेगुलरिटी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम, कॉइटल प्रॉब्लम्स या उसमें कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, ये सारी चीजें तो नहीं है. ये सब की सब चीजें आप फिर भी एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री में आप पूछ लेते हैं. तो ये सारी चीजें जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी. अब इसमें जो बाकी जो स्टेटस इसका आ जाता है, एक्चुअल जो स्टेटस है जो मॉनिटरिंग होती है सिंस द टाइम द हस्बैंड हैज बीन लेबल्ड एज पॉजिटिव, के व्हाट ट्रीटमेंट ही इज टेकिंग, व्हाट वाज द इनिशियल स्टेटस एज पर वायरल लोड या उसकी जीनोटाइपिंग. अब जीनोटाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जीनोटाइप भी एक इनिशियल टेस्टिंग का एक हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें जो HIV वायरस की टाइप है, जो HIV वायरस की टाइप है 1 है या 2 है, वो उसमें उसके हिसाब से उसकी प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज उसके ऊपर डिपेंड करती है. जो ट्रांसमिशन रिस्क है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो HIV-1 इज मोर एग्रेसिव एज कंपेयर टू HIV-2, क्योंकि उसकी प्रोग्रेशन जो है या उसका जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, ये दोनों की जो ट्रांसमिशन रिस्क है वो उसमें काफी ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू दैट इन HIV-1. सॉरी HIV-1 में ज्यादा, HIV-2 में कम है. तो ये वाली जीनोटाइपिंग हमने कर ली, उसके बाद वायरल लोड कर लिया, CD4 काउंट कर लिया. ये मिनिमम चीजें हैं जो आप करते हैं अपार्ट फ्रॉम LFTs और वो सारी RFTs वगैरह और जनरल जो हेल्थ प्रोफाइल की जो चीजें हैं वो भी सब की सब. तो ये सारा कुछ करके फिर आपने उसके बाद उसका एग्जैक्टली के फॉर हाउ लॉन्ग द हस्बैंड इज ऑन ट्रीटमेंट. तो हस्बैंड की जो ट्रीटमेंट है वो क्या वो ले रहा है, और डेफिनेटली ये वायरल लोड के ऊपर डिपेंड करता है. वो उस सेगमेंट को हम कवर नहीं करते क्योंकि वो जाहिर है वो तो उसका एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ उसकी मैनेजमेंट चल रही है. लेकिन हमें इतनी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए बिकॉज बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, और अगर फर्ज किया कि कोई 2-3 महीने पहले के टेस्ट हैं तो यू मस्ट नो द फ्रेश स्टेटस कि अब उसका CD4 काउंट क्या है, वायरल लोड क्या है. क्योंकि इसमें बिफोर वी एडवाइज देम टू बी प्रेग्नेंट या उसमें कंसेप्शन के लिए हम उनकी काउंसलिंग करें, उसको बहुत उसका वायरल लोड जो है वो कम होना चाहिए. तो वायरल लोड अगर कम नहीं है तो उसमें हम फिर उनकी फर्टिलिटी या कंसेप्शन इश्यूज जो हैं वो उसको हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं. उसकी ट्रीटमेंट जो एंटीवायरल थेरेपी ले रहा है हस्बैंड, उसको मॉडिफाई करके या उसको कंबाइन करके विद द अदर ट्रीटमेंट्स. तो इसमें जो बाकी डिफरेंट जो क्लासेस ऑफ ड्रग्स होती हैं हम उसकी भी डिटेल में नहीं जाते बिकॉज दिस इज मेनली ये जो हैं इसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन वाले जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको मैनेज कर रहे होते हैं. लेकिन ये कि प्रेगनेंसी के हिसाब से कुछ सेफ्टी इश्यूज जो आते हैं वो हम बाद में देख लेंगे. तो इसमें ये सारी चीजें जानना जरूरी है, प्रोवाइडेड द हस्बैंड वायरल लोड बहुत कम है और हमने उसके सारे बाकी टेस्टिंग कर लिए एंड अपेरेंटली देयर सीम्स टू बी नो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द कपल टू बिकम प्रेग्नेंट. तो उसमें फिर अब जो रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज क्या हैं वो आपने अब उसको बतानी है पेशेंट को, एंड दैट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्री कंसेप्शन काउंसलिंग. तो यहाँ से आप शुरू करें आमना कि अब हमने इसका वो सारा स्टेटस देख लिया. अब हम इसको एक उसको उस डायरेक्शन में ले जाते हैं जिसमें अपेरेंटली कोई ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एज पर वायरल लोड, एज पर हर बाकी जो उसका हेल्थ स्टेटस है उसके हिसाब से भी, एंड देयर इज नो अदर कॉन्कॉमिटेंट इन्फेक्शंस. क्योंकि इसमें जाहिर है जब और CD4 काउंट भी और ये सब चीजें ठीक है. एंड वी थिंक कि इसमें अब कोई ऐसा बैरियर्स नहीं है क्योंकि देखो पेशेंट का जो HIV स्टेटस जो आपने इसमें मेंशन भी किया था कि HIV स्टेटस इसका पेशेंट का कब हुआ है.
अगर फर्ज किया हस्बैंड को पता है सिंस मैरिज के वो HIV पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली कुछ अरसे के बाद अमूमन इस तरह के रिलेशनशिप्स आर नॉट ऑन वॉलंटरी बेसिस के जिसमें हस्बैंड को पहले से पता हो कि वो HIV पॉजिटिव और फिर भी कोई HIV नेगेटिव फीमेल के साथ उसकी शादी हो जाए। ये वॉलंटरी उस तरह से वो नहीं, रिलेशनशिप नहीं होता। तो ज्यादा उसमें जो है वो चीजें ये होती, ज्यादा इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज या ज्यादा जो कॉमन सिनेरियो है वो ये है कि एक्सीडेंटली लेटर ऑन द हस्बैंड हैज बीन लेबल्ड एज पॉजिटिव, और जब वाइफ ने भी अपना करवाया तो शी इज लेबल्ड एज नेगेटिव, लेकिन कितना अरसा पहले। क्योंकि जो सीरो डिस्कॉर्डेंट कपल्स होते हैं उसमें नेगेटिव पार्टनर जो है उसकी टाइम टू टाइम हमें HIV टेस्टिंग करनी पड़ती है, और HIV टेस्टिंग जो है वो फिर हमें हर 3 महीने बाद करनी पड़ती है। लेकिन इसमें वाइफ जो नेगेटिव है उसका कितना अरसा पहले हुआ, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और अगर कुछ टाइम पहले हुआ है तो उसका भी रिपीट करें टेस्ट के अब ये पॉजिटिव तो नहीं होगी। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं कि करंटली द हस्बैंड इज पॉजिटिव विद suitable criteria to be मतलब for the couple to be pregnant, और जो फीमेल है उसका भी रिसेंट टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। तो इसमें अब हम इसकी कंसेप्शन जो काउंसलिंग है वो हम कैसे करें? यस मैम अगर तो मेल का हमें वायरल लोड जो है वो लेस देन 50 है और सस्टेन्ड लो वायरल लोड है, तो स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन हम उनको एडवाइस कर सकते हैं लाइक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स फॉर द ओव्यूलेशन टाइम पीरियड। उसमें हम फीमेल के ओव्यूलेशन ट्रेस करेंगे इफ शी इज ओव्यूलेटिंग नॉर्मली, इफ शी इज लाइक हर मेंस्ट्रुअल पीरियड इज रेगुलर एंड द ओव्यूलेशन प्रोफाइल इज नॉर्मल, फिर हम उसको जो है नेचुरल साइकिल के साथ भी विंडो पे उनको हम ओव्यूलेशन का जो वो फर्टाइल विंडो होती है उसमें अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स एडवाइस करेंगे ओनली इन दैट विंडो। और अगर थोड़े ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स हैं तो ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ भी ये किया जा सकता है कि आप ओव्यूलेशन इंडक्शन देखें तो उनको फर्टाइल विंडो में सिर्फ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स का ब्लॉक दें। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, हम उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन भी दे सकते हैं अगर कुछ ऐसा मसला हो तो। ठीक है, ठीक। और प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस जो है वो भी एडवाइस करना है। और इन सारी चीजों से पहले हस्बैंड सीमन एनालिसिस, जाहिर है अगर वो एक्सीडेंटल केस है तो फिर भी हमें हस्बैंड सीमन एनालिसिस ऑब्टेन करना है बिकॉज़ ही इज द वन हु इज इन्फेक्टेड एज पार्ट ऑफ इनफर्टिलिटी वर्कअप। फर्टिलिटी। ठीक है, यस मैम। ठीक है। If the semen analysis is normal, then we can proceed towards this option. And the other option also it depends on the wishes of the couple. That if they want to have this is one option, मतलब इसमें बेसिकली ये एक सिंपलेस्ट ऑप्शन है, प्रोवाइडेड के बहुत लो इसका वो है वायरल काउंटर, CD4 भी ठीक है और कुछ ऐसा मसला नहीं है। तो इसमें डेफिनेटली जो हम अनप्रोटेक्टेड कोइटस का कहते हैं और इन द फर्टिलिटी विंडो, तो डेफिनेटली इसमें भी रिस्क ऑफ एक्सपोजर तो होता ही है, तो स्टिल देयर इज रिस्क ऑफ एक्सपोजर। तो व्हाट आर द फर्दर ऑप्शंस फॉर देम? क्योंकि ये सारी चीजें हम उनको बताएंगे प्रोफाइलैक्सिस। हाँ जी, ठीक है। इसके साथ हमने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देना है फीमेल को। ठीक है, ठीक है। And the other option is कि हम उनको sperm washing plus in utero अब इसमें ये सवाल, ठीक है, इसमें ये सवाल ये उठता है कि ये जो प्री एक्सपोजर आप प्रोफाइलैक्सिस देते हो, फ्रॉम व्हाट टाइम पीरियड यू विल स्टार्ट प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस? अब जैसे पेशेंट आपके पास आ गया, आपने अभी उसकी काउंसलिंग करनी है, उनको आपने एक्सप्लेन करना है कि ये चीजें हैं, ठीक है ना? क्योंकि देखो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस तो हम अब कब से शुरू करोगे? जब से आप इसकी ट्रीटमेंट शुरू करोगे या राइट नाउ शुरू करोगे, ये आपने उसको क्या बताना है? ये ऑप्शंस में काउंसलिंग में तो आप बताओगे, दो यू विल रेफर द पेशेंट टू द एक्सपर्ट्स, but still you have to counsel the patient on the first hand because the couple will come to you. ठीक है, उसके बाद आपके रेफरल सिस्टम तो बाद का आता है। ठीक है, हाँ जी। यस मैम। मैम इट्स रिकमेंडेड कि आप उसी टाइम पे स्टार्ट कर दें बिकॉज प्री एक्सपोजर जो है वो यूजुअली उसका जो इफेक्टिव टाइम पीरियड है वो 3 to 4 days है। ठीक है। एंड 3 to 4 up to 7 days of daily use। ठीक है।
और इसको बेसिकली उसके आप बाद वो अभी इफेक्टिव होता है। जब आपने इसको आपने एडवाइस कर दिया ये सारा कुछ के ये ऑप्शंस हैं कि इसमें, क्योंकि अभी तक सपोज अगर हम इसमें ये वाला सिनेरियो ले लेते हैं कि एक्सीडेंटली डायग्नोज हुआ, हमें नहीं पता था पहले से कब से ये कपल अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स कर रहा है और उसमें, लेकिन अभी तक सो फार द वाइफ इज नेगेटिव। लेकिन ये है कि क्या हमें नहीं पता वो कब प्रेग्नेंट होगी विद और विदाउट ओवुलेशन इंडक्शन, लेकिन हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस हम इसको अभी राइट नाउ शुरू कर देंगे, राइट नाउ। अगर ये फर्ज किया कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइल ma'am. एक्सिस की जो जस्टिफिकेशन है वो इवन इफ देर इज नो फर्टिलिटी इशू तो भी उसमें ये एक चीज ये हो जाती है, जाहिर है अब हम इसको जो है वो कॉन्डम वगैरह तो एडवाइस नहीं करेंगे फॉर दैट लिमिटेड टाइम पीरियड जो फर्टिलिटी विंडो है, सो हाई रिस्क ऑफ अटेनिंग इन्फेक्शन, तो उसमें प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस हम अभी से ही शुरू कर देंगे, मे बी 1 मंथ और 2 मंथ जो उसको कंसेप्शन में मजीद लगे, मे बी इवन लेटर देन दैट। लेकिन जो वो एक्सपोजर है जो प्रोफाइल एक्सिस है ये इतना टाइम पीरियड चलेगा, मे बी इवन फॉर 3 मंथ्स। हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली व्हेन शी विल कंसीव इवन विद द एआरटी अदर एआरटी टेक्निक्स, तो इसलिए वो जो प्रोफाइल एक्सिस है वो उसका शुरू हो जाएगा राइट नाउ। अब इसमें जो हम बाकी जो रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज वाली बात कर रहे थे, एक तो ये हो गया कि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आप उसको करो, व्हाट इज द अदर मेथड्स? sperm washing plus in utero insemination ठीक है, and ठीक है, ये IUI विद द वॉश्ड स्पर्म। उसके लिए एक क्राइटेरिया, यस मैम, उसमें एक तो यही जो ऑप्शन हमने पहले स्पॉन्टेनियस वाली एक्सप्लेन किया है उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, और अगर वो क्राइटेरिया नहीं भी मीट होता या फिर कपल विशेस टू कंसीव वाया स्पर्म वॉशिंग एंड IUI तो फिर हम उस तरफ प्रोसीड करेंगे, और उसमें सीमेन जो डेफिनेटली है ये वो सारी इसमें चीजें हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव इनमें इश्यूज आ जाते हैं, तो जी हमें कॉस्ट इफेक्टिव इश्यूज और जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी, और जिनमें कॉस्ट का इशू नहीं है वो भी हमें सारी ही हमारे जहन में होनी चाहिए। तो यस मैम एक्सपोजर प्रोफाइल प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस के साथ जो हमने बाकी जो लिमिटेड क्वार्टर्स टाइम पीरियड है वो हमने एक चीज डिस्कस कर ली, फिर IUI विद वॉश्ड स्पर्म्स, ठीक है, और वॉश्ड स्पर्म के साथ एंड व्हाट एल्स, डेफिनेटली इसमें IUI ICSI वाला भी रोल आ जाता है विच इज द जो सबसे इसमें एडवांस्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो जी ये सारी चीजें हैं जो हमने इसमें उनको कपल को हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फाइनेंशियल स्टेटस एंड अकॉर्डिंग टू देयर जो बाकी उनकी जो बाकी प्रोफाइल है विशेस उसके हिसाब से, ठीक है, जी और जी उनको सारे प्रोज एंड कॉन्स बताते हुए, तो इसलिए ये हमने उसको बताना है। अब नाउ व्हाट एल्स यू विल कवर इन दिस प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, एक क्योंकि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि टू मिनिमाइज, एक तो ये कि टू एडवाइज द कपल टू बिकम प्रेग्नेंट इन एन ऑप्टिमम कंडीशन, दूसरी चीज ये कि टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल होगी फ्रॉम हस्बैंड टू हस्बैंड टू वाइफ वाइफ, और वर्टिकल ट्रांसमिशन है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ठीक है। यस मैम तो फ्रॉम मदर टू चाइल्ड है जबकि वो कंसीव कर लेगी। अब व्हाट थिंग्स आर टू बी टेकन केयर ऑफ इफ शी बिकम्स प्रेग्नेंट? if she becomes like unplanned pregnancy you're talking about, नहीं, अब हमने इसको उसके लिए कंसेप्शन के लिए हमने उसको सारा बता दिया कि ये चीजें हैं, एंड विद वॉट एवर मेथड शी अडॉप्ट फॉर शी बिकम्स प्रेग्नेंट, ठीक है, हम इसको अब जी इसकी प्रेगनेंसी को आगे लेके चलते हैं। तो अब इसमें जो इसका प्रोफाइल एक्सिस था वो लेते लेते ही ये प्रेग्नेंट हो गई। जी मैम, हम HIV टेस्टिंग इसकी रूटीन एंटीनेटल जो है वो कंटिन्यू करेंगे ऑन 3 to 6 मंथ्स की विंडो वो उसी तरह चलेगी, और इसके साथ हम पेशेंट का वायरल लाइक शी इज ओनली एक्सपोज्ड नॉट इन्फेक्टेड, अगर वो सिर्फ एक्सपोज्ड है लेकिन इन्फेक्टेड नहीं है तो फिर उसकी रूटीन एंटीनेटल केयर जाएगी, जैसे एंटीनेटल हमारा नॉर्मल चलता है, उसके साथ हम उसको रिस्क एक्सप्लेन कर देंगे, लाइक देयर कुड बी द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड विद ART एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी के साथ भी जो है वो टेट्रोजेनिक इफेक्ट्स आ सकते हैं,
देंगे हम हाँ प्री कंसेप्शन काउंसलिंग हाँ पीरियड में और तो सेफ ड्रग्स ही, लेकिन उसके साथ भी रिपोर्टेड हैं टेट्रोजेनिक हाँ इफेक्ट्स। प्लस हाँ अगर आइडियल कंडीशंस रहती हैं तो रूटीन एंटीनेटल केयर जाएगी और उसके साथ हम पेशेंट को शी इज ओनली हाँ एक्सपोज्ड नॉट इन्फेक्टेड, तो फिर हाँ। हमारे प्लान में कुछ चेंज तो ऐसा नहीं आएगा एक्सेप्ट विजिलेंट मॉनिटरिंग। बेटा आपकी आवाज से का ना वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा अपनी आवाज का वॉल्यूम बढ़ा दें। अगर फर्ज किया पेशेंट, मैम अब ये पेशेंट ये प्रोफाइलैक्सिस पे थी, अब ये पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई, जी ठीक है। पेशेंट सो फार इज नेगेटिव, उसका कोई वायरल लोड वगैरह कुछ नहीं है, ज़ाहिर नेगेटिव है तो उसमें वो नहीं होगा। हस्बैंड का स्टेटस कंट्रोल्ड है, तो उस जो प्रोफाइलैक्सिस है उसका आप क्या करोगे? विल यू कंटिन्यू और विल यू स्टॉप इट? प्रोफाइलैक्सिस हाँ जी, प्रोफाइलैक्सिस है ना। मैम फिर वी विल आउटवे बेनिफिट वर्सेस रिस्क, लाइक अब वो बच्चे हाँ, के लिए तो ठीक नहीं what है, are the benefits and तो what are the risks of continuing it? बेनिफिट्स आर लाइक इट विल प्रिवेंट द इन्फेक्शन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ये प्रिवेंट करेगा, लेकिन पेट्रोजेनिक इफेक्ट्स हैं इसके, प्लस इन्फेक्ट ये But now when the patient has become pregnant, there is no need to practice anymore the unprotected coitus. यस मैम। ठीक है, वो रिस्क ऑफ Yes, ट्रांसमिशन ma'am. उसका वैसे ही मिनिमाइज हो जाएगा। और उसमें फिर प्रोफाइलैक्सिस खास तौर पे जबकि पॉजिटिव पार्टनर का वायरल लोड जो है वो ठीक है, तो उसमें रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन और कम हो जाएगा, क्योंकि वायरल लोड पे भी डिपेंड करता है जी ना रिस्क ट्रांसमिशन, हॉरिजॉन्टल हो या इवन वर्टिकल जो हो। तो उसमें वी विल स्टॉप दिस प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है, हमने उसको स्टॉप stop करना the है। नाउ देयर इज नो नीड टू, बिकॉज दिस प्रोफाइलैक्सिस वाज गिवन फॉर टू कवर दैट अनप्रोटेक्टेड coitus। और दूसरा क्योंकि देखो उसमें सो फार प्रोबेबली द पेशेंट जो है वो अभी तक नहीं हुई, उसमें पॉजिटिव नहीं हुई, बाद दफा वो विंडो फेज भी चल रही होती है, मे बी उसके हिसाब से वो हो, लेकिन अब हमने उसको अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स से अवॉइड करना है, एंड वी विल लिमिट दैट अनप्रोटेक्टेड क्वार्टर्स ओनली फॉर व्हाट टाइम पीरियड, ओनली फॉर फर्टिलिटी विंडो के टाइम पीरियड जो है। लेकिन जब कंसेप्शन होगी तो अब हम इसको क्यों ये करेंगे? So we will again advise her to practice contraception barrier methods, ठीक है। तो उसमें जो है वो उसमें बैरियर मेथड्स पे वो अगेन वापस आ जाएगी। और लेकिन उसके अलावा अब चूंकि शी इज लिविंग विद अ पॉजिटिव पार्टनर, तो उसमें उसकी ऑनवर्ड मॉनिटरिंग चलती रहेगी एज पर गाइडलाइंस। और वो क्या है मैम? हम बुकिंग के बाद 28 वीक्स पे स्क्रीन करते हैं और 36 वीक्स पे करते हैं। हर 3 महीने And बाद one month HIV टेस्टिंग करेंगे, हर 3 महीने बाद आप इसकी HIV टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि अभी तक ये नेगेटिव थी एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। लेकिन अगर फर्ज किया उस वक्त नेगेटिव थी, तो हो सकता है ये विंडो फेज में से गुजर के ये आगे जाके पॉजिटिव हो जाए। दैट इज द रीजन टू रिपीट HIV टेस्टिंग। तो ये आपने इसको हर 3 महीने के बाद HIV टेस्टिंग को रिपीट करना है। अब सपोज ये HIV टेस्टिंग आप 24 वीक्स पे जाके करते हैं, अब ये पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई, अब हम इसको उस सिनेरियो को लेके चलते हैं। तो पेशेंट इज फाउंड टू बी पॉजिटिव 24 weeks. is found to be positive. Till now, Okay, ma'am. she was not on any treatment because so far she was found to be negative, and she conceived in the prophylaxis time period. Yes, ma'am. अब ये 24 वीक्स पे जाके शी इज फाउंड टू बी पॉजिटिव। जो मैम हमने अब हम इनका वायरल लोड चेक करेंगे, प्लस CD4 काउंट देखेंगे, और वायरल लोड के अकॉर्डिंगली वायरल लोड हम इसको ये एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पे तो डाल देंगे, बिकॉज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू स्टार्ट ART इन प्रेगनेंसी इज 24 वीक्स। 24 वीक्स के बाद रेड जोन स्टार्ट हो जाता है, तो एंटी रिट्रोवायरल हम क्या हो इसका जाता है स्टार्ट स्टार्ट? क्या हो जाता है? मैम रेड जोन लाइक पेशेंट विल बी इन मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी ज्यादा हो जाती है, और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो रिस्क हैं वो बेसिकली बढ़ जाते हैं मोर सो आफ्टर 28 वीक्स, लेकिन उससे पहले वाला टाइम पीरियड भी रिस्की है अगर वायरल लोड उसका ज्यादा है तो।
लेकिन वायरल उसमें लोड CD4 काउंट हम एस्टैब्लिश करेंगे, इसको एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पे डाल देंगे, प्लस पेशेंट माइट नीड, शी विल नीड mental health support as well, for mental health support clinic visits and MDT involvement. So the time of onset of therapy and the type of antiretroviral therapy will depend upon these initial investigation results. यानी उसका वायरल लोड क्या है, उसका CD4 काउंट क्या है, तो इन दो चीजों के ऊपर बेस करेगा कि हमने अभी राइट नाउ शुरू करनी है या एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर पे शुरू करना है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, और उसको सिंगल एजेंट देना है या हमने उसको मल्टीपल कॉम्बिनेशन थेरेपी देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस पे बेस करेंगी। मैम अगर पेशेंट 24 वीक्स पे पॉजिटिव हुई है तो फिर हम सेकंड ट्राइमेस्टर तो उसका स्टार्ट हो गया, और सेकंड ट्राइमेस्टर में रिकमेंडेड है चाहे आप वायरल लोड उसका लेस देन 30,000 कर सकते हैं, हम सेकंड ट्राइमेस्टर के शुरू में भी कर सकते हैं। बेसिकली दैट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल वायरल लोड। ठीक है, ये वायरल लोड पे डिपेंड करेगा, हम अदरवाइज इसको 28 वीक्स तक लेके जाते हैं। अब आपको ये पता है कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस के जो केसेस होते हैं पॉजिटिव, जिनमें हमें जिसमें बेसिकली जिस तरह से ये इम्पोर्टेंट है ना कि हमने मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन रिस्क जो है वो कम करना है, और इसी तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी वायरस में भी हमने मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन रिस्क को कम करना है, क्योंकि जो बिल्कुल जो नियोनेटल टाइम पीरियड पे जो the babies who are born with positive infections, they become chronic carrier in 90% of cases. 90% केसेस में वही chronic carrier बनते हैं। जो adulthood में हेपेटाइटिस बी वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो 10% को कंट्रीब्यूट करता है इन द chronic carriers। लेकिन जो इसी और ये जो chronic carrier वाले जो न्यू बॉर्न्स होते हैं बेसिकली दे आर बीइंग इन्फेक्टेड इन यूट्रो, और इन यूट्रो क्यों इन्फेक्ट होते हैं फ्रॉम द मदर, जो रिस्क जो ट्रांसमिशन होती है वर्टिकल ट्रांसमिशन। सो इसमें गाइडलाइंस हैं कि आप फिर मदर को ट्रीट करते हो फ्रॉम 28 वीक्स ऑनवर्ड एज द रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन विल मल्टीप्लाई मैनी टाइम्स इन द सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसलिए इसको जो है वो आपने इसको और इसमें थोड़ा सा जो पॉजिटिव चीज इसमें ये है कि जो हम ड्रग देते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए वही हम ड्रग बाज दफा HIV को कंट्रोल, वायरस को कंट्रोल करने के लिए भी दे सकते हैं, और वो क्या है जो इन दोनों के लिए ड्यूअल एक्शन रखती है, वो कौन सी ड्रग है? क्योंकि बाज दफा ऐसा भी होता है क्योंकि ये पेशेंट जो हम इसमें ये जो होते हैं HIV पॉजिटिव होते हैं, दे कैन कोएग्जिस्ट विद हेपेटाइटिस बी या C या और बाकी STDs जो हैं वो उसके हिसाब से, इसीलिए इनमें सर्वाइकल स्क्रीनिंग ये सब चीजें बड़ी जरूरी हो जाती हैं। तो इसमें ये इसका ड्यूअल एक्शन, तो इसलिए हम ये इसके हमने जो ड्रग देनी है बेसिकली उसको टेस्टिंग के बाद वायरल लोड के बाद CD4 काउंट के बाद हम डिसाइड करते हैं, और ये बेसिकली डिसीजन तो लेता है कंट्रोल एक्सपर्ट्स, बट एटलीस्ट वी कैन सजेस्ट टू देम कि इन प्रेगनेंसी के दौरान में ये वाली ड्रग जो है वो सेफ है, ये ड्रग जो है वो अनसेफ है। अगरचे जो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि हम प्रेफरेबली अवॉइड करते हैं, एंड सम ड्रग्स आर प्रेफरेबली टू बी गिवन इन द प्रेगनेंसी, जिसमें टेनोवोफार TDF जो है वो एक बड़ी वो कॉमन चीज है, या फिर ज़ाइडोव्यूडिन बहुत कॉमन चीज है, वो भी हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। ये वो हैं जो सिंगल एजेंट थेरेपी के तौर पे देते हैं। लेकिन जो बाकी जो उसमें ड्रग जो हम कंबाइन करते हैं जिसमें प्रोटीज इनहिबिटर्स होते हैं और कुछ क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जो कि हम इनमें कंबाइन करके देते हैं, वो स्पेशल केसेस के लिए होता है, यानी जो कि जिनमें हमें वायरल लोड का नहीं पता लेकिन स्ट्रांगली पॉजिटिव है, ये सब चीजें हैं जो कि हम जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं। तो लेकिन ये है कि कॉमन जो ड्रग्स होती हैं जो सेफ ड्रग्स हैं एटलीस्ट हम उसमें एक सजेशन दे सकते हैं, बल्कि ये एक्चुअली जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये उनको पता होता भी है कि इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो कौन सी ड्रग सेफ्टी इश्यूज क्या हैं। तो ये तो है, और उसमें जो बाकी इसमें तो हम ये शुरू कर देंगे अब जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है। अब इसके बाद हम इसकी एंटीनेटल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? नाउ वी हैव स्टार्टेड द थेरेपी एज पर ऑल दीज जो हमने पैरामीटर डिस्कस किए इसके हिसाब से।
तो इसमें और अब जो चीजें जो होंगी डिस्कस करने वाली वो क्या होंगी, यानी मैम पेशेंट मेरा को मतलब मॉनिटर ये है करेंगे। कि एंटीनेटल मैनेजमेंट अब इसकी कैसे चलेगी। पेशेंट पॉजिटिव थी, मैम पेशेंट पेशेंट का को हमने एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी शुरू कर दी। अब पेशेंट की 4 वीकली मॉनिटरिंग होगी, प्लस उसकी जो बेबी की केयर है उसमें आ जाएगा कि हम उसकी सिंस 24 वीक्स के बाद आई है तो एनॉमली स्कैन तो हो चुका होगा, तो अब आगे रिस्क हाँ, वो आएगा तो जाहिर है, इंट्रा एज पर रूटीन जो बाकी चीजें हैं उनको हम उससे डिटेल में नहीं लेके आते, वो अंडरस्टूड है कि होगा। सारी जो स्क्रीनिंग हमें एक नॉर्मल रूटीन की जो एंटीनेटल है वो तो चलेगी ही चलेगी। लेकिन स्पेसिफिकली नाउ एज शी हैज बीन लेबल्ड एज पॉजिटिव एंड एज शी इज ऑन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी नाउ, तो उसमें अब हम उसकी जो मॉनिटरिंग है वो क्या कैसे करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। Why you want to do monitoring मैम apart from routine antenatal care जो है। Ma'am, we will take care of the like we will look for maternal risk और fetal risk, जो भी रिस्क है वो एक्सप्लेन करेंगे और उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। मैटरनल रिस्क ऑफ सुपर इन्फेक्शन आ सकता है, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और डायबिटीज मेलाइटिस डेवलप कर सकती है। प्लस फीटल रिस्क में इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ इन्फेक्शन आ सकता है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन प्लस उसका लो बर्थ वेट एंड हाइड्रोजेनिक प्रीमेच्योरिटी और प्रीमेच्योर प्रीटर्म लेबर, ये चीजें आएंगी। प्लस कोरियम नियोटिस हो सकता है बच्चे को, ये कोरियम नियोटिस डेवलप हो सकता है जिसकी वजह से आगे सेप्सिस में जाएगा बच्चा। तो हम इन चीजों के लिए देखेंगे और हम 4 वीकली मॉनिटर करेंगे टिल 28 वीक्स, उसके बाद हम 2 वीकली मॉनिटर करते हैं। फिर लेबर, अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस लेबर में आता है हमारे पास ऑन हाईली एक्टिव एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी, तो फिर हम उसकी कोशिश करते हैं। पहले तो मेरी कोशिश होगी अच्छा, कि हम इसमें लेबर इसमें एक चीज है, ऑन ठीक द है, वो वायरल सब लोड। चीजें वो ठीक है, सब चीजें ठीक है, लेकिन ये है कि इसमें चूंकि अब हमने थेरेपी हमने दे दी, इसको अब शुरू कर दी है, तो हम जरा इसकी जो पहले मॉनिटरिंग है एज पर वायरल लोड और CD4 काउंट वो जरा जल्दी करेंगे, 1 to 2 वीक्स पे के ऊपर करेंगे इनिशियली, टू जस्ट टू डिटरमिन द इफेक्टिविटी ऑफ दैट एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। क्योंकि 4 हफ्ते के बाद हम देखें, फर्ज किया उसकी इतनी इफेक्टिव नहीं है या ऑलरेडी प्री एग्जिस्टेंट को ड्रग रेजिस्टेंस है, या फर्ज किया वो उसमें उसका वायरल लोड कम नहीं हुआ या CD4 काउंट उसका और कम हो गया, तो इसका मतलब है डिजीज प्रोग्रेस कर रही है बावजूद उसको मेडिसिन देने के। तो उस सूरत में उसकी टाइट्रेशन ऑफ डोज और कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स हमें चाहिए होगी। तो पहली जो स्क्रीनिंग होगी, इसमें जो पहली मॉनिटरिंग जो होगी, इसमें जो खास तौर पे इससे डिजीज से रिलेटेड है वो थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे होगी। तो उसके बाद फिर हम सपोज ये वायरल लोड एज पर आवर डिजायर्ड लिमिट्स जो हैं या एज पर टारगेट्स टू बी अचीव्ड हैं वो इसमें अचीव हो जाते हैं, तो देन वी कैन गो फॉर अ रूटीन जो मॉनिटरिंग हम करते हैं उसको CD4 काउंट 3 महीने बाद, वायरल लोड हर महीने बाद, RFTs LFTs जो एक ड्रग टॉक्सिसिटी होती है उसको भी हम महीने के बाद ही कर रहे होते हैं। तो फिर हम उस रूटीन वाले पेज पे आ जाएंगे। तो पहले हम जरा थोड़ा सा अर्ली करेंगे, और ये तो होगी जो कि ड्रग से रिलेटेड मॉनिटरिंग है। फिर मैटरनल हेल्थ मॉनिटरिंग एज पर जो को एग्जिस्टेंट इन्फेक्शन स्क्रीनिंग है वो भी सारा, और उसके सिम्टम्स, उसके बाकी फीटल सर्वेलेंस से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो एज पर नॉर्मल प्रेगनेंसी चलेंगी। बिकॉज इफ डिजीज इज प्रोग्रेसिंग, तो डिजीज प्रोग्रेस जब करती है और वो कंट्रोल ना हो रही हो या पेशेंट इज नॉट कंप्लायंट विद द मेडिसिन, अब जाहिर है पेशेंट को आप हॉस्पिटल में तो नहीं रख रहे हो, पेशेंट जो है ये मेडिसिन लेता है और घर चला जाता है। यूजुअली ये ओरल मेडिसिन ही होती हैं, 1 या 2 दफा दिन में लेनी होती हैं। तो पेशेंट फर्ज किया उसको एडहेयर नहीं करता, उसको रेगुलरली नहीं ले रहा होता, या उसमें कोई सन सिम्टम्स हो जाते हैं, वॉमिटिंग है, डायरिया है, या उस तरह के कोई एब्डोमिनल क्रैम्प्स और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें फिर पेशेंट का थोड़ा सा कॉम्प्लायंस लेवल उससे अफेक्ट होता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको फिर हमने देखना होता है टाइम टू टाइम। पेशेंट विल बी विजिटेड जो है उसका एक एज पर नॉर्मल रूटीन एंटीनेटल केयर के हिसाब से। और फिर इसमें बाकी जो चीज है वो इसमें अब हमारी फाइनल जो डिसीजन अबाउट, क्योंकि ये ज़ाहिर प्राइमरी ग्रेविडाई होगी, जो फाइनल डिसीजन हमारा होगा अबाउट हर डिलीवरी,
मोड ऑफ डिलीवरी और ये बाकी जो उसका ड्रग ट्रीटमेंट या उसमें जो नियोनेटल स्टेटस या जो ब्रेस्ट फीडिंग वो क्या होगा, क्योंकि ये फिर इसमें अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी डिस्कस्ड ये हैं जो कि इसमें कवर करनी बड़ी जरूरी होती है। हाँ जी, जी आमना। 36 हम 36 वीक पे हम जो सेंटीनेटल बेस प्लान करेंगे उसमें हम मोड ऑफ डिलीवरी अकॉर्डिंग टू द वायरल लोड। अगर पेशेंट ठीक है। वायरल लोड लेस देन 50 है तो हम उसको लेस देन 50 एस्टेब्लिश वायरल लोड पे हम उसको नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए काउंसिल कर सकते हैं। 50 to हाँ 399 की जो रेंज है इसमें एमरजेंसी एलएस ऑफर करना होता है, सॉरी एक्टिव लोअर सेगमेंट वेरिएंट सेक्शन ऑफर करना, बिकॉज द रिस्क ऑफ मदर टू चाइल्ड जो है हाँ वो 15 to 30% होती है इफ द पेशेंट गोज इन लेबर। और हाँ उसके बाद आफ्टर 400 की वो हाई रिस्क पर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हो जाएगा, तो 400 के बाद तो कंसीडर ही हमने सेक्शन करना है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो उसके ठीक है। अकॉर्डिंगली इसलिए हम 36 वीक्स पे एक वायरल लोड कराएंगे और उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को काउंसिल करेंगे। प्लस उसको हाँ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हमने काउंसिल करना है कि वही अगर वो लो वायरल लोड में आती है लेकिन तो इसका सेक्शन ब्रेस्ट करोगे फीडिंग कब? सपोज उसका वायरल लोड आ जाता है 200, तो उसमें उसका फिर कब करोगे सेक्शन, कब करोगे? मैम 38 to 39 जो है वो रिकमेंडेड ड्यूरेशन है कि इसमें जो है ना ट्रांजिएंट टिकिपनिया का रिस्क वर्सेस ट्रांसमिशन ऑफ वायरस का रिस्क है वो हाँ, क्योंकि बैलेंस फिर हो उसके जाता बाद है। अगर आप इससे जितना पहले करते आगे हैं तो लेट, टिकिपनिया अपने जितना लेट जेस्टेशन में जाओगे उतना ही ट्रांसमिशन रिस्क बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इसको आपने एक मतलब टाइम पे कर देना जी। होता है। ठीक है, चलें आगे चलें। और मैम हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है नेगेटिव काउंसलिंग ही करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग लो वायरल लोड पे भी ट्रांसमिशन रेट ब्रेस्ट फीडिंग के साथ है। और उसको इट आल्सो डिपेंड्स ऑन के अगर वो कंप्लाइंट टू द ट्रीटमेंट है और उसका सस्टेन्ड वायरल लोड रहता है लेस देन 50 रहता है तो फिर उसका बच्चा थोड़ा लो रिस्क में आ जाएगा। उसको हम फिर आगे ट्रीटमेंट जो है ना वो डिफर करेगा, तो उसको हम मोनोथेरेपी फॉर 2 वीक्स देंगे, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग हमने काफी उसको कहना है कि अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग even then if तो she is on low viral if she नहीं is on low viral load। तो ये जो ट्रीटमेंट है, ये जो आप बच्चे में क्या टेस्ट करवाओगे? क्या बच्चे को कोई टेस्ट करने की जरूरत है या मदर के वायरल लोड पे ही सारी चीजें बेस करेंगे? बच्चे का आफ्टर डिलीवरी मॉनिटरिंग होती है इसमें, अगर इफ डेफिनेटली नॉन ब्रेस्ट मॉनिटरिंग फीडिंग होती है और चाइल्ड। उसकी बेबी की टेस्टिंग भी होती है, बिकॉज वायरस में बी ट्रांसमिटेड टू द बेबी। तो इसमें इसमें जो है वो आपने बेबी की टेस्टिंग करनी है, और पहला टेस्ट उसका होगा विद इन 48 आवर्स ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद उसका जो टेस्ट होगा वो डिपेंडिंग अपॉन द एडिशनल रिस्क फैक्टर एंड द प्राइमरी वायरल लोड ऑफ द मदर, वो फिर इसका 2 हफ्ते पे भी हो सकता है, 6 हफ्ते बाद भी हो सकता है, फिर उसके बाद उसके 12 हफ्ते बाद होगा। लेकिन वायरल लोड के ऊपर डिपेंड करेगा नियोनेटल ट्रीटमेंट। जो इन्फेंट टेस्टिंग है वो अलहदा से चलती रहेगी, और जो वायरल लोड बच्चे अगर मदर का है, एक जो लो रिस्क में जो आप बता रहे हो क्राइटेरिया, लो रिस्क में अगर बच्चा फॉल करता है तो उसकी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी सिंगल एजेंट जो है वो सिर्फ हम 2 हफ्ते देते हैं और विद इन 4 आवर्स ऑफ बर्थ शुरू हो जानी चाहिए। और अगर उसके बाद अगर वायरल लोड जो है वो अगर मॉडरेट मीडियम रिस्क वाला है तो उसमें 4 हफ्ते के लिए, ये डिपेंड करेगा वायरल लोड ऑफ मदर के ऊपर। उसी वायरल लोड पे जिसमें हम सेक्शन का डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से ही ये लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क में आता है। और जो हाई रिस्क होगा उसकी उसकी उसमें तो कम से कम हमने 3 ड्रग्स वो ट्रिपल ड्रग रिजीम देनी होती। तो इसलिए जो है वो इसको आप इसको ट्रिपल ड्रग रिजीम पे डाल के जो हाई रिस्क वाला आ जाएगा। तो बाकियों में आप सिंगल एजेंट के साथ कर सकते हो, सिर्फ ड्यूरेशन उसकी लंबी हो जाएगी फ्रॉम 2 वीक्स टू 4 वीक्स इन मीडियम रिस्क। ठीक है, तो ये है जो कि बच्चे की आपने टेस्टिंग भी करनी है और उसको ट्रीट भी करना है, यानी लो रिस्क है फिर भी आपने इन्फेंट टेस्टिंग नॉन ब्रेस्ट फीडिंग और टेस्टिंग तो आपने करनी ही करनी है। जी मैम इन्फेंट वो तो जाहिर है वायरस अगर मदर से बच्चे में जाएगा तो डेफिनेटली वो उसको आपने टेस्ट करना। ठीक है हाँ जी, उसकी नॉन ब्रेस्ट फीडिंग में डिफरेंट ड्यूरेशंस पे है जी। मैम। ब्रेस्ट फीडिंग और नॉन ब्रेस्ट फीडिंग चाइल्ड की जो इन्फेंट टेस्टिंग है वो डिफरेंट ड्यूरेशंस पे है ना, लाइक
फर्स्ट हाँ वाले 2 बिल्कुल, विजिट्स में फर्स्ट हाँ टेस्टिंग 48 आवर्स और क्योंकि वो डिस्चार्ज ब्रेस्ट होता है। फीडिंग वाले जो उसके बच्चे हैं बाद वो एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें जो ब्रेस्ट फेड है, नॉन ब्रेस्ट फेड है, जी ये जो हम जो लो मीडियम और हाई रिस्क वाली कैटेगरी है, ये हाई रिस्क बिहेवियर होता है जो हम उस पेशेंट को कहते हैं कि ब्रेस्ट फीड, चाहे मदर लो रिस्क भी हो। यानी अगर मदर का वायरल लोड कम भी है फिर भी ब्रेस्ट फीडिंग डज इंक्रीज ट्रांसमिशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन अब ये होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करोगे? बच्चे को भी हमने देख लिया, मदर मदर जो वो ले रही थी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, उसका क्या करोगे? मैम वो कंटिन्यू रहेगी टिल लाइफ टाइम प्लस कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस करेंगे। हाँ, फिर कॉन्ट्रासेप्शन वो उसकी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि बाद दफा पेशेंट को जो है वो बेसिकली ये कंसेप्ट होता है कि शी हैज टू टेक द मेडिसिन एज लॉन्ग एज शी इज प्रेग्नेंट एंड आफ्टर गिविंग बर्थ यूजुअली दे स्टॉप इट। लेकिन ये है कि उसको फिर लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करना होता है विद टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग ऑफ देयर इन्फेक्शन स्टेटस। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी उसके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के जो रिस्क हैं उनको भी आपने आइडेंटिफाई करना है, उनको और ट्रीट करना है साइड बाय साइड सिम्टोमेटिकली। ठीक है, जो डिफरेंट किस्म के, जाहिर है जितना CD4 काउंट लो होगा उतना ही इम्यूनो सप्रेशन वाली चीज ज्यादा हो जाती है, और जहां पे भी इम्यूनो सप्रेशन होगी वहां पे सेकेंडरी इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा, इवन मेलिग्नेंसीज का भी रिस्क बढ़ जाता है, इवन HPV का रिस्क, सर्वाइकल स्क्रीनिंग, ये सारी चीजें हैं, HVS, ये सारी चीजें हैं जो फिर आपने टाइम टू टाइम इसकी लाइफ लॉन्ग चलेंगी और इसके बारे में आपने पेशेंट को बताना होता है। ठीक है, अब अगर फर्ज किया ये पेशेंट जो है ये अगर फर्ज किया ये इससे बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन आपको आ जाए, HIV पॉजिटिव फीमेल और HIV नेगेटिव मेल, तो क्या उसमें ये वाला सिनेरियो कुछ फर्क होगा या नहीं होगा? यानी जो हमने सारा डिस्कस किया था, ये वाली जो चीजें हैं, ये HIV मैम इसमें पॉजिटिव फीमेल और HIV नेगेटिव मेल, तो उसमें क्या करोगे? मैम उसमें जो है इसमें जो उसमें हमारी ऑप्शन टू प्री कंसेप्शन काउंसलिंग है, या उसमें जो हमारी जो बिहेवियर एडेप्टेशंस हैं या जो रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज हैं वो यही रहेंगी या इससे कुछ फर्क हो जाएंगी? मैम रिडक्शन स्ट्रेटजीज यही रहेंगी। हमारी कोशिश होगी कि उसका वायरल लोड जब कम हो और इस्टेब्लिश्ड हो और कम पे वो कंप्लायंस हो है ये इसमें पेशेंट ऑलरेडी एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी पे चल रहा होता है। ठीक है, ऑलरेडी वो है, उसको हमने ऑप्टिमाइज करना है फॉर कंसेप्शन टू टेक प्लेस इन अ लो रिस्क स्टेटस। यानी पेशेंट का जो वायरल लोड है वो कम हो, CD4 काउंट बेहतर हो, तो तब हम उसको कह सकते हैं। लेकिन बाकी जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो इधर कपल पार्टनर जो हैं वो दैट विल रिमेन द सेम। सिर्फ इसमें ये है कि उसमें जो लिमिटेड क्वाइटस टाइम पीरियड है वो तो वही रहेगा, लेकिन इसमें IUI या बाकी IUI हम इसलिए कर सकते हैं कि उसमें जो अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस है उसको हम मिनिमाइज कर सकें, तो IUI वाली चीज भी जो है इसमें एप्लीकेबल रहेगी, ताकि यानी जो विदाउट एनी जो कॉन्डम्स यूज के साथ जो क्वाइटस है उसको हम मिनिमाइज कर सकें या टोटली हम ना करें, उस पेशेंट को एडवाइस ना करें। तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज हैं दैट विल रिमेन द सेम। और बाकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाली चीज, ये उसमें कोई हिस्ट्री ऑफ सर्जरी है या कोई और हिस्ट्री ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है या उसमें कोई इंजेक्शन थेरेपी या वॉट एवर जो भी इसमें है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इवन फीमेल्स में भी हमें करनी पड़ती है। दो वी लेबल दिस थिंग टू द मेल्स ओनली, लेकिन ऐसा नहीं है, वो फीमेल्स में भी हमें कर लेनी चाहिए। तो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर फर्ज किया जो है वो इसमें अब शी इज मैरिड फॉर 1 ईयर, तो शी वॉज लिविंग विद हर पेरेंट्स एंड द सिबलिंग्स, तो उसमें भी उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग फिर बहुत जरूरी हो जाती है, पूरी फैमिली की स्क्रीनिंग फिर इसमें बहुत जरूरी हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें सेम ही रहेंगी, सिर्फ जो फीमेल का स्टेटस है उसमें वो ऑलरेडी मेडिसिन पे है, वो मेडिसिन जो है वो उसकी कंटिन्यू रहेंगी इवन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जो रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह हैं वो हम उसको नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग के साथ हम सब चीजें ये करेंगे
लेकिन हम इसमें मेडिसिन को स्टॉप नहीं करेंगे। प्रोफाइलैक्सिस को स्टॉप कर सकते हैं। जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है, जो ऑलरेडी प्रायर ट्रीटमेंट जिस जो है, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो हमने किया तो फिर उसमें वो एक हाई रिस्क सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकता है, और उसमें फिर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है। क्या इस इन्फेक्शन का कोई मतलब जो HIV वायरस है, क्या उसका कोई ट्रेटोजेनिक इफेक्ट होता है? इन्फेक्शन, प्री एग्जिस्टेंट इन्फेक्शन है, उसका कोई ट्रेटोजेनिक इफेक्ट होता है? The virus itself. वायरस इटसेल्फ इन्फेक्शन है ना, वायरस इटसेल्फ है। जैसे हम कहते हैं कि अगर जो रुबेला इन्फेक्शन है वो तो करता है ट्रेटोजेनिसिटी, एंड टू सम एक्सटेंट समटाइम्स कोई नहीं, मैम, साइटोमेगालो वायरस वो भी। लेकिन इस वायरस के कोई ऐसे ट्रेटोजेनिक इफेक्ट्स नहीं होते। लेकिन यह है कि बाज दफा जो ART जो ले रहा है उसमें किसी हद तक टू सम एक्सटेंट, अगरचे जो ड्रग्स हम यूजुअली देते हैं वो नॉन ट्रेटोजेनिक ही होती हैं, उनका ट्रेटोजेनिक इफेक्ट्स नहीं होता। कुछ हैं जो जरा थोड़ा सा स्ट्रांगली जिनके बारे में सस्पिशन है, उसको तो हम वैसे ही स्टॉप कर देते हैं एंड वी स्टार्ट विद द सेफ ऑप्शंस। लेकिन ये है कि इसमें यूजुअली उन ड्रग्स को हमने देखना होता है मैटरनल रिस्क को। तो मैटरनल रिस्क जो है वो उसके ज्यादा अगर जिसमें होते हैं वो वाली चीजें फिर आप कंटिन्यू करते हो, उस